दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का हम लोग 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी प्रश्न NCERT पैटर्न पर आधारित है और आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग 30 में कम से कम 25 का सही उत्तर दे दीजिएगा तो आपका तैयारी है वो अच्छा है, अन्यथा आपका तैयारी है वो अच्छा नहीं है, आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट 30 में 30 प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं। तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका 30 में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 30वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रतिभावान होना, उसके बाद बी है बुद्धिमान होना, सी है बुद्धि का उपयोग करना और डी है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है क्या चीज, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बी है बच्चा का क्या समाचार है, सी है फूलों की एक माला ला दीजिए और डी दिया हुआ है लता दो चिट्ठी लिखी। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 28वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए देखिए, उसके बाद बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए, बताइए कि चरमोत्कर्ष कौन सा सही लिखा हुआ है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों आपको चारों बारी बारी से देखिए ऑप्शन और बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही शब्द यानी कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उच्छ्वास। चलिए उसके बाद आइए 26वां क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में है पा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, पा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। दोस्तों बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 रुपये, बी है 11 रुपये, सी है 12 रुपये और डी है 13 रुपये। तो दोस्तों बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। दोस्तों उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका आप लोग ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 8वीं सदी, बी है 6ठी सदी, सी है 9वीं सदी और डी है 4थी सदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 8वीं सदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सीते के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। दोस्तों बेतमा दान पत्र किस समय का है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1020 ईस्वी, बी है 1021 ईस्वी, सी है 1022 ईस्वी और डी है 1023 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए
20वां क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। दोस्तों नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भारत से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। दोस्तों सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियां हम लोग कहते हैं अनजान स्मृतियों को, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न कहता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मछली कहानी, दोस्तों कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। दोस्तों मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि लाल शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। दोस्तों कहता है कि लाल शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि ल मादामोजेल द अवेन्यू किसके कृति है। तो दोस्तों ल मादामोजेल द अवेन्यू है जो पिकासो की कृति है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। दोस्तों कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कवि ने परंजय किसे कहा। दोस्तों कहता है कि कवि ने परंजय किसे कहा है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बादल को। कवि ने परंजय किसका कहा है, तो बादल को कहा है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। दोस्तों कहता है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जहांगीर का, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में देखिए कहता है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। दोस्तों वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो हमारा उत्तर होगा राम नाम के बिना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो दोस्तों देखिए महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि हिंसा न करके, यानी कि अहिंसक मतलब होता है बिना लड़ाई झगड़ा का, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 8वां क्वेश्चन में देखिए कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमारा उत्तर होगा मुहर्रम का, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हिरोशिमा कविता किसका कहता है कि चित्रण करती है। दोस्तों हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय भविष्य का। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो जनता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 5वां नंबर सवाल में देखिए कहता है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। दोस्तों भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य, कंचन, उसके बाद सी है पुष्प और डी है छाया युक्त चंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा छाया युक्त चंद्र। चलिए कहता है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। दोस्तों प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरीश चंद्र को मानते थे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में, कहता है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। दोस्तों नौबत खाने में इबादत क्या है, तो यह एक व्यक्ति चित्र है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उर्वशी के लिए। चलिए उसके बाद आइए पहला क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। दोस्तों अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो हमारा उत्तर होगा 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग एक होमवर्क देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपको बताना कि कौन भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहन, बी है सेना, सी है बचपन और डी है पत्थर। तो बताइए कि चारों में भाववाचक संज्ञा कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और कमेंट में आप लोग ये भी बताइए कि 30 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न का उत्तर सही मालूम था। दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम आपका अगला जो वीडियो होगा उसका प्रश्न सेट करेंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए या फिर कौन से टॉपिक का चाहिए, तो आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।